महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान पिछले 5 वर्षों में हुआ। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पे नंबर 1 हुआ। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाए। एक निर्भया हुआ तो पूरी दिल्ली हिल गई थी, देश में बवाल मच गया था। लेकिन राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हुई। प्रतिदिन 17 महिलाओं या बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। 2 लाख से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज पिछले 5 वर्षों में हुए। 35,000 से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले हैं। और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, वहीं पर सीकर के कावंड में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। 25 सितंबर 2020 को सिरोही जिले के अनाथ 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा के सिकंदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म फिर हत्या। करौली जिले के हिंडौन में 5 साल की बालिका के दुष्कर्म के बाद हत्या। अजमेर के पुष्कर के बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर पत्थर से कुचलकर हत्या। जयपुर के नरेना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या। और पाली जिले के फालना में 16 साल की नाबालिग दुष्कर्म को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। फिर जालौर जिले के बांदड़वाड़ी में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के धुआड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से गोंद के उसकी हत्या रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचलकर हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। डूंगरपुर इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। करौली में मंडराले में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या। फिर बांसवाड़ा के खोडन गांव में 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटन में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और उदयपुर जिले के चोपड़ा गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लाश के 10 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। सीकर के लक्ष्मण गांव में 17 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या। जोधपुर के बालेसर गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या। बीकानेर के खाजूवाला में दलित लड़के के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा दुष्कर्म करके हत्या। करौली के नादोती गांव में दलित लड़की से दुष्कर्म, गोली मारी और तेजाब से जलाकर कुएं में डाल दिया गया, हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और टुकड़े टुकड़े करके उसको आग की भट्टी में डाल दिया गया। सवाई माधोपुर के बोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या और लाशें कुएं में मिली। अब ये लिस्ट में जितनी पढ़ता जाऊंगा खत्म नहीं होगी।
राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी सरकार के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई, एक के बाद दूसरी बेटी की इज्जत लुटती गई और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हों, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों। ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या, इसकी खुली छूट, ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज़्यादा ना कहता हूँ, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है, राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ है। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता, तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई होती। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए, ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, कहती है यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब राजस्थान आती है, यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना होती है, हत्या होती है। पूरी राजस्थान की सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नज़दीकी अधिकारी यहाँ तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि हाँ ये घटा है। ये कैसे होता है साहब? हमारे राजस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। वो भाई बहन आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पार्लियामेंट में तो प्रवचन देकर आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वहां के उसके घर नहीं जाते हैं, उस महिला के घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी अपनी सरकार है। आज राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस महिला विरोधी सरकार और ये जो दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है और लूट की खुली छूट से मुक्ति पाना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्या नुकसान होगा इसका? बहुत एकजुटता है साहब, हर जगह अलग अलग जगह पर यात्राएं चल रही, नेताओं की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगी। आपने राजस्थान के इतने अपराध गिना दिए, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अभी तक थम नहीं रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद दूं। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उतरा। देश के मीडिया ने भी उस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र बैठे हैं, अपने दिल पर, अपने ज़मीर पर हाथ रखकर बोले, आपको जो इन मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या यहाँ की सरकार, जिसके मंत्री ये कहें कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसे और सीना चौड़ा करके चले, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो? क्या कांग्रेस के वो नेता संसद में, सड़क पर राजस्थान की उन घटनाओं को उठाने में असफल रहे, जहां पर एक नहीं अनेक मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में हुई? तो इसलिए मैं कहता हूं, और इसी उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। मदद मांगने गए थे पुलिस वालों से, यहां की पुलिस सोई रही क्या? कौन संरक्षण देता है वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को? बेल भी मिल जाती है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं यहां के प्रशासन पर, यहां की कानून व्यवस्था पर। ये आर्ट्स तो 8 पन्नों के ऐड चल रहे होंगे, लेकिन जनता के दिलों में जो छाप छाई हुई है वो अपराध की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले, ये जनता करारा जवाब देगी चुनाव में। इंडिया गठबंधन ने कल एक पत्रकारों की सूची जारी की है कि इनके कार्यक्रमों में कांग्रेस के प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाए। उससे इमरजेंसी से जोड़कर देखा जा रहा है। डिबेट आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया, और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था। मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूँगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए हैं। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, बीजेपी ने कहा कि अलग अलग करना चाहिए पाकिस्तान को। आप खेल मंत्री, प्रसारण मंत्री है, क्या फिल्म में और क्रिकेट में कहीं ना कहीं अलग अलग नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। और ये मुझे लगता है देश की भावनाएं, जो आम जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप ही है। सर, पीयूएफ जो बात है, पीओ का ले लो, तो उसके बाद देखिए, संसद के दोनों सदनों ने आम सहमति से रेजोल्यूशन पास किया था
कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और दोनों सदनों ने कहा था। इसमें किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। सर, आपराधिक छुट्टी वाले जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। सरकार बनी, एनडीए की सरकार आई, उससे पहले मात्र 14.5 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन देश में थे, आज 33 करोड़ हैं। 9 सालों में फर्क पड़ा। और जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद, उनको भी 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। ना उनसे जो इनिशियल अमाउंट है वो ली, और पहला रिफिल भी उनको मुफ्त में दिया और गैस का सिलेंडर भी दिया। अब कल ही हमने घोषणा की है 75 लाख और उज्ज्वला गैस के अंतर्गत सिलेंडर मिलेंगे। राखी और ओणम के अवसर पर 200 रुपये दाम 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिए। उज्ज्वला योजना वालों को ये 700 रुपये में मिलेंगे, 200 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी। अगर आप दुनिया भर में दाम देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में इसके दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़े, 3 गुना ज़्यादा, 303% की वृद्धि पूरी दुनिया भर में हुई है, लेकिन भारत में उस दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई। जहाँ तक पेट्रोलियम के दाम की आपने बात कही, एक बार नहीं 2 बार मोदी सरकार ने पिछले 1.5 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम किए। पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ऐसे कांग्रेस शासित राज्यों में और विपक्ष शासित राज्यों में राज्यों की सरकारों ने अपना वैट बढ़ा दिया। भाजपा शासित राज्यों ने कम किया, केंद्र की सरकार ने कम किए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर मिलता है। श्री गंगानगर का उदाहरण ले लीजिए। पंजाब के लोग वो तो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, राजस्थान के जाकर सीमा पार जाके भरवाते हैं। वहां के लोगों को अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। कितने, आंकड़ा निकालिए, कम से कम 300 ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो बंद हुए सीमा पर ही। क्यों हुए? ये राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर महंगाई देने का काम किया है। सर, ये लोग ये है कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो महिला सुरक्षा और रेप केस को कम करने के लिए उनके क्या कदम होंगे और क्या कड़े सुरक्षा के क्या? देखिए, उदाहरण साथ लगते राज्य मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। कल जब यात्रा निकल, जगह जगह जेसीबी देखने को मिली, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बुलडोजर, ये जेसीबी आपने उत्तर प्रदेश में देखी कि जहां अपराधियों के खिलाफ कड़ा काम कैसे किया जाता है, योगी सरकार ने करके दिखाया। अपराध को जड़ से मिटाने का काम वहां पर हुआ है। माफिया राज से मुक्त कैसे किया जाता है, भाजपा शासित राज्य ने दिखाया है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, ये जहां एक और शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, वहां पर महिलाओं, बेटियों को कैसे सुरक्षा और सम्मान मिलता है, ये देखने का आगे। और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी, राजस्थान की महिलाएं और बेटियां अपने आप को सुरक्षित पाएंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ये सुनिश्चित करती है महिलाओं का सम्मान। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन देश हित में है। अभी भी देखिए 5 राज्यों में चुनाव आएंगे। आज से कुछ महीने पहले कुछ राज्यों में चुनाव पहले होकर हटे। तो सारा साल चुनावों में लगे रहने की बजाय 5 साल में अगर एक बार चुनाव होते हैं तो पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, देश को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। ये राष्ट्र हित में है, टैक्स पेयर्स के हित में है, और प्रशासन को और सुचारू रूप से चलाया जा सके उसके हित में। कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता
जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। लेकिन मैं कहूंगा ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया है, जो संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं और लोकतंत्र को भी तोड़ रहे हैं। ये संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम राहुल गांधी जी ने लाइसेंस दिया है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन gives you freedom for the religion, for faith. Article 19 gives you freedom of speech. तो अगर आपको संविधान की ही आलोचना या संविधान को कुचलने का काम एक नहीं हर दूसरा इस इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर को एक बार फिर अपमानित करने का काम, भारत के संविधान को तार तार करने का काम, लोकतंत्र दिवस जहां दुनिया मना रही है वहां भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम भी कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। अगर सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करें, मीडिया की आवाज को दबाने का बात करें, देश में नफरत फैलाने का काम करें, तो संविधान और सनातन दोनों को ही कुचलने का काम ये कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। राजस्थान में कई सारी, और मैं आपको इसका एक उदाहरण और दूं। इमरजेंसी एक उदाहरण है कांग्रेस का, जब लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का काम किया, मीडिया को कुचलने का काम किया, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने उस समय, जब ये यूपीए की सरकार थी जो भ्रष्टाचार से भरी थी, ये आर्टिकल 66A इसको भी जैसे पास किया, बगैर चर्चा के पास किया। ये ड्रैकोनियन लॉ किसी और ने नहीं, यूपीए ने किया था साहब, ये मीडिया के लोगों को जानकारी होगी। और अब मीडिया के लोगों का एक तरह से विरोध करना, उनकी आवाज को दबाना और पूरा दबाव बनाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि मीडिया को दबाने का और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बोलते तो हैं लेकिन दबाने का ही काम किया है इमरजेंसी के टाइम भी, और ये इमरजेंसी 2.0 अब भी लगाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की ये हालत है कि यहाँ पता है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लूट की खुली छूट किसी राज्य में है तो यहाँ पर है। और अगर अस्पतालों में भी मर्डर हो जाते हैं, पुलिस के लोग दुष्कर्म करके हत्या कर देते हैं, गला काटने वाले को खुले में छूट मिलती है और बाद में बेल भी हो जाती है, बेटियों के कत्ल करके झाड़ियों में और कुएं में फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ये किसी राज्य में होता है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। कोई भय डर पुलिस का नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हथियार डाल दिए हैं। यहाँ पर गुंडों की सरकार एक तरह से कही जाए है तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि 26/11 के हमले के बाद भी कुछ लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार मौन अवस्था में थी, मूक दर्शक थे, कोई कदम नहीं उठा पाए थे। नेहरू जी के दिए जख्म देश भूल नहीं पाया। ये 370-35 से और कश्मीर को इस हालत में छोड़ना, 40,000 लोगों की वहाँ पे हत्याएं होना, इसकी कांग्रेस की देन है। ये जख्म कांग्रेस के दिए, उससे मुक्ति दिलाने का काम, मरहम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई और यही नहीं,
अगर रिकॉर्ड आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया तो पिछले 9 वर्षों में मारा गया है। लेकिन जो अभी कश्मीर में घटा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है। इसका बदला भी लिया जाएगा, कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। सर, ये इंडिया गठबंधन को आप इंडी गठबंधन नाम आप मुझे बताइए क्या है INDIA? अभी तो अब बताइए ना क्या है, आप सारे बैठे, क्या है INDIA? क्या है? मैं आपसे खुले में पूछ रहा हूं भाई, सब लोग बैठे। वो तो इंडिया गठबंधन ही बोल एक रहे हैं। अलायंस है सब भाई, पार्टियों का मिलकर। ये जो एंड में अलायंस है तो इंडी अलायंस हम वही कह रहे हैं। अगर इन्होंने ये नाम पे दे भी दिया है तो A फॉर अलायंस है, तो आप उसको 2 बार तो नहीं ले सकते, इंडी ही लेना पड़ेगा। इंडी अलायंस यही बनता है ना, तो आप लोग भी यही लिखिए, इंडी अलायंस। राजस्थान में जिस तरह से फ्री की योजनाएं चल रही है, उसके अलावा मैं हो सकता है स्पष्ट हो गया सबको कि नहीं? मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ? क्यों भाई साहब, इंडी अलायंस ही है ना, तो इसको इंडी अलायंस ही लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं बनता भी यही है। पूरे एक ऐसी जगह है और राजस्थान को मोदी सरकार ने कितनी प्राथमिकता दी, जहां 1 और करोड़ों घरों को लेकर, शौचालयों को लेकर, पानी की सुविधा को लेकर, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सब तो दिया, राजस्थान को हक दिया। लेकिन G20 में भारत जो इतना सफल हुआ है और दिल्ली डिक्लेरेशन की धूम पूरी दुनिया भर में, दुनिया भर के बड़े देशों को एक मंच पर एक स्वर में एक डिक्लेरेशन के लिए मंजूरी दिलाना, ये भारत और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी जीत है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शेरपा, भाई साहब सुनिए एक मिनट, ये शेरपा बैठक की शुरुआत उदयपुर से ही हुई थी। हमने यहाँ पर शेरपा बैठक की शुरुआत की, यहाँ के पर्यटन और यहाँ की कला, संस्कृति, परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया। हमने तो ये बढ़ावा दिया, कांग्रेस के राज में कन्हैया लाल के कत्ल जैसी घटनाओं का यहाँ पर परिणाम आता है। ये अंतर है 2 सरकारों में। जनता के मन में इतना आक्रोश इस गहलोत सरकार के खिलाफ है कि जिन्होंने लूट की खुली छूट, खनन माफिया नंबर 1 राजस्थान, गैंग रेप नंबर 1 राजस्थान, गैंग वॉर नंबर 1 राजस्थान, महिला अपराध नंबर 1 राजस्थान और बच्चियों के खिलाफ अपराध नंबर 1 राजस्थान, पेपर लीक नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार नंबर 1 राजस्थान। तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है राजस्थान। 500 रुपए सिलेंडर और चिकित्सा सुविधा के का क्या विकल्प है बीजेपी के पास? देखिए, 4.5 साल आप पूरी जनता को लूटते रहे। पेट्रोल के दाम देश भर में सबसे ज़्यादा है, डीजल के दाम सबसे ज़्यादा है, माल भाड़े पर सबसे ज़्यादा उसका प्रहार पड़ता है, महंगाई राजस्थान में देखी जाए सबसे ज़्यादा है और इसका मूल कारण गहलोत जी की सरकार है। और ये जनता भली भांति जानती है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटना, उनको असुरक्षा यहाँ पर देना, अगर वो सब महिला अपने आप को सुरक्षित ना भी माने, आपकी इज्जत और सुरक्षा से ज़्यादा प्यारा तो कुछ नहीं है। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने 4.5 साल तो पूरा जेब खाली करा दी लोगों की। अब आप 500, कितनों को मिला भाई साहब 500 रुपए सिलेंडर? मिल रहा है साहब, आप पता करिए। आप पता करिए, मैं आपको कहता हूं कितने लोगों के खाते में पैसा आएगा। डिजाइन बॉक्स ने 1000 करोड़ के साल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी हो तो अलग बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी तो अलग बात है। कितनों के खाते में पैसा आया? आप पेट्रोल डीजल रोज दुगना दाम पे कराते हो। आज पेट्रोल पंप बंद क्यों है? आप जहां पर लिखते हैं वहां लिख के बताइए क्यों पेट्रोल पंप बंद है? राजस्थान के क्यों बंद है? क्यों राजस्थान के करोड़ों जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? ये लूट की खुली छूट, ये गहलोत सरकार में दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। अरे चुनाव के टाइम पे पेट्रोल पंप बंद हुए, इतने टाइम कहाँ थे पेट्रोल पंप वाले? चुनाव आए नहीं, उनको इतने साल से भी तो वही रेट दी गई।
अब एकदम चुनाव सिर पे आएगा। अच्छा हुआ मेरे भाई आपने बात पूछी। अभी तक ये सिलेंडर 500 रुपए में क्यों नहीं था 5 साल? वही तो वो बोलना भाई, वही तो पूछ रहे हम भी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये जवाब है आपका जी। अगर इतना ही था भाई साहब तो 5 साल, मेरा सीधा सवाल है कि 5 साल के जो आपके सामने क्यों नहीं 500 रुपए में दिया? और मेरा सीधा सवाल है अभी भी कितनों को दिया? कितनों को कर्जा माफी कही थी किसानों की? हुई माफी? आपकी सरकार आने से क्या कर्जा माफी हुई किसान की? सर बाकी लोगों को भी पूछने मेरा सवाल ये है, यहाँ जितने पत्रकार मित्र, मैंने किसी के सवाल को कोई मना नहीं किया, लिया ना सबके सवाल, खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साहब। और मैंने पहले भी कहा किसी को कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोलना मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज कांग्रेसियों की बोलती बंद है साहब, क्योंकि किसानों के कर्जे माफ नहीं हो पाए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया। लोगों ने देखा है जो 5 साल पहले गारंटी देके राहुल गांधी गए थे, फेल हो गई सारी। यहां पर कोई जितना मर्जी कांग्रेस का प्रवक्ता बनने का प्रयास करे, कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।